जमात इस्लामी हिंद के HRD शोबे की जानिब से लीगल एड एंड सोशल एक्टिविटीज डेवलपमेंट के उन्वान से एक वर्कशॉप डॉक्टर रफीक जकरिया कैंपस में आज रखा गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई सालों से पुलिस और दीगर जांच एजेंसियों की जानिब से दहशतगर्दी के नाम पर कई बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार किया गया और बरसों से कई बेगुनाह अफराद जेलों में बंद है। लिहाजा इन मामलात पर काबू पाने और दस्तूर हिंद ने शरियान को कौन से इख्तियारात दिए हैं और इस तरह की मुकदमात की पैरवी किस तरह की जानी चाहिए, इन तमाम बातों से मुतालिक सोशल एक्टिविस्ट तंजीमों की रहनुमाई के लिए ये वर्कशॉप रखा गया, जहां क्विल फाउंडेशन न्यू दिल्ली के सोहेल के सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट तहवर पठान और प्रोजेक्ट लीड मुंबई कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के डॉल्फी डिसूजा ने हाजरीन की रहनुमाई की। इस मौके पर एडवोकेट तहवर पठान ने बताया कि गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ मामलात में दहशतगर्दी के नाम पर जितने भी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 90% नौजवान अदालतों के जरिए बेकसूर पाए गए। लिहाजा इस तरह के मामलात में पैरवी करते वक्त किन कानूनी नुकात को मद्देनजर रखना चाहिए, इससे मुतालिक हाजरीन की रहनुमाई की। उन्होंने मजीद कहा कि बेशक दहशतगर्दों को हरगिज बख्शना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, मगर इन मामलात में बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारियों पर भी रोक लगनी चाहिए। इस तरह कोयल फाउंडेशन के सोहेल के ने बताया कि ICCPR के सेक्शन 9 के तहत ऐसे अफराद जिन्हें अदालतों ने बेगुनाह मानकर रिहाई दी है, उन्हें हुकूमत की जानिब से मुआवजा दिया जाना लाजमी है और इस तरह की गलत कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें सजा देना जरूरी है और हुकूमत व इंतजामिया से ये सवाल किया जाना चाहिए कि जब दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मामलात में गिरफ्तार शुदा अफराद बेगुनाह मान लिए गए तो फिर इन मामलात का असल मुजरिम कौन है और वो आज़ाद क्यों हैं। जमात इस्लामी हिंद के अमीर मकामी इलियास फलाही और शोबा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर शादाब मुनव्वर मूसा ने इस वर्कशॉप की अहमियत और उसके अगराज व मकासद से मुतालिक मालूमात फराहम की। इस वर्कशॉप में NGOs और दीगर सोशल एक्टिविस्ट बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जमात इस्लामी हिंद के ओहदेदारान व अरकान ने अहम रोल अदा किया। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये असल में लीगल जो मैटर्स हैं और इसी तरह से जो हमारे समाज में जो गिरफ्तारियां होती हैं नौजवानों की और उनको इसकी जो है कैसे उसको डील करे, कैसे उसके साथ में अपनों उसको पेश आए, वो नहीं जानते। तो औरंगाबाद में एक इशू बहुत दिनों से चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि समाज के जो एक्टिविस्ट हैं उनको इस तौर पर तैयार किया जाए कि वो कैसे पुलिस के रिफॉर्मेशंस को समझें, कैसे लीगल जो टेक्निक्स है उससे वाकिफ़ हों और वो किस तरह से अपने समाज को प्रोटेक्ट करें और जो ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन होता है उस वायलेशन को कैसा रोकें। तो चूँकि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित समाज हैं वो चूँकि हमारा मुस्लिम समाज हैं और दलित हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं, तो ये दरअसल एक बड़ी कोशिश है जिसके ज़रिए से यहाँ पर हमने पूरे शहर के 180 डिग्निटरीज़ को बुलाया है और उनको हम हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो किस तरह से लीगल मैटर्स को डील करें। हालात हाजरा में जो भी विक्टिमाइजेशन हो रहा है वो डेलिब्रेट हो सकता है या फिर इनएडवर्टेंटली हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ों का जो नुकसान हो रहा है, तो इस प्रोग्राम के तहत उस नुकसान को रोकने के लिए इंडियन जस्टिस सिस्टम और जुडिशरी को और मुस्तहकम मजबूत करने के लिए, लोगों का भरोसा इस पे बनाए रखने के लिए, इस व्यवस्था को और स्ट्रेंथन करने के लिए इस प्रोग्राम का मुनक़्क़िद किया गया था। तो यहाँ काफ़ी डिग्निटरीज़ आए हैं और जो रियल एक्टिविस्ट है, जो देश की, कौम की, समाज की, ह्यूमैनिटी की खिदमत करना चाहते हैं एज एन एक्टिविस्ट, वो सारे लोगों को इस वर्कशॉप के ज़रिए ट्रेन किया जा रहा है और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जितने भी मामलात हैं और लीगल एड देना है इनोसेंट्स को। जनरली ये होता है कि कोई भी इनोसेंट गिरफ्तार होता है तो सारी चीज़ों को तराशाई रखते हुए उसको टेररिस्ट का लेबल दे के समाज से तोड़ दिया जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए, उसको इंसाफ कायम दिलाने के लिए, इंसाफ कायम कराने के लिए एक्टिविस्ट की एक टीम बनानी है देश प्रेमी लोगों की, तो उसी का एक पार्ट एंड पार्सल है। क्या आप हिंदुस्तान भर में ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेंगे? ये तो ऑर्गेनाइजर्स बता पाएंगे, बट एज एंड व्हेन आई विल कॉल एज ए ट्रू इंडियन लॉयर आई कैन रीच देयर और वहाँ पहुँच के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कानून बड़ा अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, किंतु परंतु तो होता है, लेकिन उसकी कमियों को दूर करने के लिए ऐसे किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। और आज भी जुडिशरी में वो ताकत है कि हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली
शांतितापूर्ण देश बना ऐसे आप केसेस डील करते हैं जो इनोसेंट लोगों के ऊपर केसेस किए गए हैं जी, उस वक्त आप पर किस किस्म का प्रेशर आता है और आपको किस किस्म की धमकियाँ मिलती हैं? ये धमकियाँ, प्रेशर, इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन। हर चीज़ में होता है, किंतु परंतु तो होता है, लेकिन अब का यूज टू हो गया है और लोगों को, अदालतों को ये समझ में आ चुका है कि जो भी बच्चे गिरफ्तार होते हैं इसमें से 90%, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 90% इनोसेंट होते हैं। और टाइम और कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स ये प्रूव कर रहे हैं कि जो भी गिरफ्तारियां हुई है पास्ट में भी और करंट में भी, दैट्स ट्रू टू बी इनोसेंट वन। सर, एज अ लीगल एक्सपर्ट आज आपने किन नुकात को यहाँ पे पेश किया? मैंने जो जुडिशल सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, उसके बारे में बात करी, किस किस्म से एविडेंसेस का आदान प्रदान होता है, कैसे दिए जाते हैं, कोर्ट क्या बिलीव करता है और एक्टिविस्ट को क्या करना चाहिए, कि तो इन केसेस में इनका फौरी एक्शन में आना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जनरली देखा गया है कि इलीगल डिटेंशन इस केसेस में बहुत ज़्यादा होता है और एविडेंस जो है आफ्टर थॉट होता है। आपको बता दूं, आपके मीडिया से माध्यम से, चाइना में इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर जाता है। 24 आवर्स के अंदर उस पर जो फर्द जो जुर्म दाखिल होना चाहिए, अपने पास वो मियाद 30 दिन है, स्पेशल इनैक्टमेंट पे वो 90 दिन है और स्पेशल इनैक्टमेंट 180 दिन है। टाटा में 360 दिन थी, यूएपी में 180 दिन है। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की या ये जो एविडेंस है बासी होने की या उसमें कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी की किस्म से डिस्कशन आज हुआ है इस तरह। तो वे होप कि अपनी जुडिशरी में भी सिस्टम में अपन बदलाव लाएं कि 24 घंटे के अंदर करें। दोषियों को तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, दोषियों को तो बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, लेकिन इनोसेंट के साथ अगर कोई दोषी उसको बनाता है तो उसको भी फांसी होनी चाहिए, जो इनोसेंट को दोषी बना के पेश करता है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, APCR, जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भर के अलग अलग गाँव में और शहर में पैरालीगल एड वर्कर्स बनाने का वर्कशॉप्स करते हैं। वो वर्कशॉप्स के बाद उनको जो बुनियादी हुकूक और बुनियादी नियम के सिलसिले में जानकारी मिलने के बाद, देने के बाद, उसके एंड ऑफ द प्रोग्राम में सब लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखिए, आप आपके गांव में कोई भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के सिलसिले में और बुनियादी लॉ के सिलसिले में आप लोगों को जो है एज अ वॉलंटियर कंसल्टेशन देना चाहिए। उस का ज़िम्मन में एक प्रोग्राम है जो औरंगाबाद में अभी हुआ है। इसमें इसका फर्स्ट लेवल है जिसमें इसमें लॉ, बुनियादी पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, उसके अलावा जो DK बासु गाइडलाइंस है, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल एंड स्टेट और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स है, ये तमाम चीज़ के बारे में जो आम आदमी को नहीं जानते हैं, जिसके नहीं जानने के वजह से वो जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होते हैं, रॉन्गफुल अरेस्ट होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोग्राम है ये। और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़े तादाद में यहाँ पर लॉयर्स के अलावा पैरालीगल एड वर्कर्स के तौर पर यहाँ पर बहुत लोग होंगे और ये एक ज़रूरी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनली। और APCR को ख़ास तौर पर अभिनंदन करना चाहूँगा इस वक्त के इतना बड़ा एक काम का अंजाम दिया। मेरा नाम है डॉल्फी डिसूजा और मैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और पुलिस रिफॉर्म्स वॉच से जुड़ा हुआ हूँ। और आज खास करके यहाँ पे इस प्रोग्राम में पुलिस एंड यू नो योर राइट्स, हमारी जो CHRI का वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, और तीसरी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स में जो 6 मुद्दे थे जहाँ पे सिस्टमिक पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, उसमें खास करके एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी की जो आज महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, उसके बारे में संक्षिप्त में मैं हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको बताऊंगा कि किस तरह से महाराष्ट्र ने इसकी अमल बजावनी की है। लेकिन इसमें जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के एस्टैब्लिशमेंट हुए, लेकिन जो डिविजनल पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी की एस्टैब्लिशमेंट होने चाहिए, और औरंगाबाद एक जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ अभी तक अमल बजावनी नहीं की है। दूसरी बात कि एक्टिविस्ट को किस तरह से पुलिस के साथ एंगेज करना चाहिए, जो खास मुद्दे हैं, किस तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग करना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए, उसके बारे में भी हम संक्षिप्त में उनसे बात करेंगे और उसको प्रोत्साहन करेंगे कि किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है कि जो हक हमें मिलना चाहिए, हमारे जो राइट्स है वो मिलना चाहिए, उसके बारे में भी हम उनको संक्षिप्त में बात करेंगे। सर, जैसे कि कोई जांच एजेंसी है, ATS वो है, तो वो जब कुछ गिरफ्तारी वो करती है तो वो किसी को बताते नहीं है, न इन्वॉल्व सीक्रेट रखते हैं, किसी को वहाँ तक पहुँचने भी नहीं देते। उसमें आपका क्या है?
फ़िलहाल तो हमारा जो प्राइमरी लेवल पे रोल है, हमारे पास एडवोकेट सोहेल जी है जो ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा इंटेंसिव काम करते हैं। हम जो बेसिक के ऊपर काम करना चाहते हैं, जहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन के साथ जो आम आदमी कतराता है कि किस तरह से उनका एंगेजमेंट होना चाहिए, उनके जो मसले हल होने चाहिए। एक बार वो अवेयरनेस होती है तो अपने आप ही एक्टिविस्ट ग्रुप में कलेक्टिवली अपने जो हक है उसकी डिमांड कर सकते हैं। ये एक रोज़ा वर्कशॉप जो एसोसिएशन ऑफ APCR एंड जमात इस्लामी HRD ने इसको कंडक्ट किया है, जिसमें हमारा बेसिक इनिशिएटिव है कि सिटीज़नशिप राइट्स, सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस न सिर्फ मासेस में हो, बल्कि जो लीगल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको स्पेशली इंगेज किया जाए, ट्रेन किया जाए, ताकि वो अपने शहरी हुकूक़ और उस पर होने जाने वाले जो भी नाइंसाफ़ियाँ हैं उसको सही अंदाज से जो है एड्रेस कर सकें, और जो भी जिन पर भी जो है जुल्म हुआ है या जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है उसको एक बेहतर अंदाज से हमारा जो मुल्क का जुडिशल सिस्टम है उसमें उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ये पूरी वर्कशॉप का यही मकसद है। इसमें कई जगह से जो है लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और वेल एजुकेटेड यूथ हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये एक एक्टिविटी जमात और इस APCR की तरफ से है, जिसमें लेडीज़ विंग ऑफ जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व है। और हम ये समझते हैं कि ये हमारी जुडिशल डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी को एक स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइज है, जिसको हम कर रहे हैं ताकि सिटीज़न अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ से अवेयर हों, ताकि एक बेहतर समाज हम बना सकें और आगे नस्ल को वो दे सकें। सर, ये आपका एक रोज़ा प्रोग्राम है, लेकिन एक दिन के वर्कशॉप में कम्प्लीटली जो है तो कोई भी प्रिपेयर नहीं हो सकता है जी। तो अब आपके अगले स्टेप्स क्या रहेंगे? आप कब और किस तरीके से आपके प्रोग्राम्स लेते रहेंगे? जी, ये दरअसल में जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशंस देखें, APCR, जमात इस्लामी, इनका चॉक्ड आउट प्रोग्राम होता है, 2 साल का, 4 साल का एक डिटेल प्रोग्राम होता है। इस तरह के वर्कशॉप्स जो होते हैं ये बूस्टर इवेंट्स होते हैं, ताकि एक्टिविस्ट को अलग अलग कल्चरल, रिलीजियस और सोशल स्टेटस के लिहाज से जमा किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको बूस्ट किया जाए। और इसके बाद कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने पूरे 2 साल के, 4 साल के मंसूबों में वो करती हैं, जिसके अलग अलग स्टेप्स हैं और जिसके लिहाज से काम किया जाता है। सर, इस तरीके का काम जो है तो पूरे मुआशरे में होना चाहिए, उसमें हर समाज का एक्टिविस्ट होना चाहिए, लेकिन आज के आपके वर्कशॉप में सिर्फ एक ही मुआशरे के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपने उन लोगों को इनवाइट नहीं किया या वो लोग नहीं आए? जी, तो आपका सवाल बजा है, लेकिन इसमें ये वर्कशॉप में हमारा जो इनविटेशन था वो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस था, कटिंग अक्रॉस रिलीजियस बैरियर्स था, कटिंग अक्रॉस कल्चर्स था। आप देख सकते हैं हमारे रिसोर्स पर्सन्स भी जो हैं, हमारे डॉल्फी डिसूजा साहब हैं, ये अपार्ट फ्रॉम उनका जो तारुफ उन्होंने दिया है, ये जो बिशप और चर्च का जो वो है उसके हेड भी हैं हमारे महाराष्ट्र के, मुंबई के। तो अब ये ऑडियंस पे निर्भर करता है कि वो प्रोग्राम को किस अंदाज से लेते हैं। बहरहाल हमारे ऑडियंस में कम तादाद रही बाकी लोगों की भी, लेकिन लोग शामिल रहे और स्पेशली एक्टिविस्ट हजरात जो है इसमें शामिल रहे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रही, इसमें अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, दलित ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, एवरीबडी was involved and everybody was invited and it was a collective effort. It happens, ऐसा होता है कि कभी तादाद कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन बहरहाल ये कलेक्टिव एक्टिविटी है। हम और कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेंथन हो, और हम ये समझते हैं कि ये अलामत जो है असल में ये जो पोलराइज समाज हो गया है उसी की अलामत है। ये धीरे धीरे जाएगी, लेकिन ज़रूर जाएगी। इस तरह के एफर्ट्स हम लेते रहेंगे तो ज़रूर चली जाएगी।